टू ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस से अपने सभी सब्सक्राइबर को लॉट्स ऑफ थैंक्स और सभी का मोस्ट वेलकम। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद से हमने देखा है कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पे अटैक करेंगे, जिसमें मैंने बात किया है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। ऑर्थो वाला माइनर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस होगा वगैरह, बहुत सारी बातें। इसके बाद से हमने देखा है कि एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से एप्लीकेशन आने वाले हैं। तो दैट्स वीडियो which is completed in which is the previous video। ये वीडियो जो मैं अभी बात कर रहा था, ये हमारा पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने देख लिया है तो थैंक यू। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर आप उस वीडियो को देखें, और उसके बाद से जब आप इस वीडियो पे आएंगे तो आप बेशक काफी अच्छे ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम को ना किल करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। कहता है कि दैट इज हाउ कैन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड। आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कैसे जाता है, इसी की पूरी कहानी, इसी की पूरी स्टोरी हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप्स में क्या करता है, प्रोसीड करता है। 3 स्टेप में क्या करता है, प्रोसीड करता है। 3 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जब बन गया तो दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरे स्टेप में जो पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, निकल करके चले जाएंगे। तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और तीसरे स्टेप में जो पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो चलिए एक पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, फिर हम लोग देखेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन में क्लोरीनेशन कैसे होता है, ठीक है। हेलोएरिन में क्लोरीनेशन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएरिन में क्लोरीनेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म भी समझने वाले हैं। तो कहता है कैसे प्रोसीड करेगा, तो यू कैन टेक द क्लोरोबेंजीन। अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो यू कैन टेक द इन द फॉर्म ऑफ रिएजेंट, दैट इज क्लोरोबेंजीन। आपको एज ए रिएजेंट के फॉर्म में क्या लेना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोबेंजीन, एंड दैट्स क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद क्लोरीन। आपको इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराना पड़ेगा, क्लोरीन के साथ कराना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, जिसमें वाटर नहीं हो। हाइड्रस मींस वाटर, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं हो। तो आपको क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में कराओगे। दैट मींस द Cl वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर Cl इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे। और किस पोजीशन पे, दैट मींस 4th नंबर पोजीशन पे। सेकंड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड 1,2 क्लोरोबेंजीन होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि सेकंड 1 and 2 पोजीशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो होता है। तो सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। और 1 and 4 पोजीशन क्या होता है, पैरा होता है, सो दैट इज कॉल्ड द पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ऑर्थो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द माइनर, कम बनेगा, और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर बनेगा। क्यों ऐसा होगा, इसलिए होगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 बल्कि ग्रुप पास में होंगे, विच क्रिएट द स्टेरिक हिंडेंस। जो क्या क्रिएट करेंगे, स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करेंगे, जगह संबंधी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसके वजह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा। जबकि 1,4 जो बनेगा, ये जो बनेगा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डिस्टेंस ट्रेवलिंग करेंगे, दूर दूर होंगे, तो स्टेरिक हिंडेंस यहाँ कम होगा, जिसकी वजह से पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दैट मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेजर। क्या होगा, मेजर बनेगा। अब ये तो प्रोडक्ट बना, बट हाउ कैन प्रोडक्ट फॉर्म, बना तो कैसे बना, यही तो हमको पढ़ना है, यही तो हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म होने जा रहा है क्लोरीनेशन इन केस ऑफ हेलोएरिन। तो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, 3 स्टेप में, वैसे ही क्लोरीनेशन भी 3 स्टेप में प्रोसीड करेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बनेगा। बट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो कैसे बनेगा, तो कहता है कि FeCl3 एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। FeCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से FeCl3 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अटैक करेगा किसके ऊपर, Cl2 के ऊपर। मतलब FeCl3 अटैक करेगा किसके ऊपर, Cl2 के ऊपर। इस तरह से FeCl3 जब Cl2 के ऊपर अटैक करेगा तो FeCl3 Cl2 का क्या करा देगा, हेक्ट्रोलाइसिस करा देगा। आपको ये लगेगा कि Cl और Cl सेम तरह के स्पीसीज हैं, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस, Cl.Cl होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पर Cl.Cl नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहां पर होमोलाइसिस नहीं होगा। FeCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होने की वजह से Cl2 का क्या कराएगा, हेक्ट्रोलाइसिस कराएगा, और Cl2 का हेक्ट्रोलाइसिस के वजह से अब Cl2 इस फॉर्म में टूटेगा, Cl प्लस के फॉर्म में, एंड ऑल्सो द Cl माइनस के फॉर्म में क्या करेगा, टूट जाएगा। अब बात यहां पे आती है कि सर FeCl3 कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो। तो मैं यहां पे ब्रैकेट बना करके आपको समझा रहा हूं, FeCl3 ठीक है प्लस Cl2। FeCl3 आयरन के पास जब आयरन जो है Fe जब Cl3 के साथ कॉम्बिनेशन किया है, तो इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में FeCl3 में जो यहां पे बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग में आयरन ने क्लोरीन के साथ मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो आयरन ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया है। तब तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से 3 क्लोरीन को क्या हो गया, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8 ऐसे करके मिला। इस तरह से यहाँ पे Fe ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, शेयरिंग में लगाया। इस तरह से Fe का शेयरिंग ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो टोटल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe का कितना हुआ, 6 हुआ। जबकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी मोलिक्यूल को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो Fe के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहां पर Fe के आउटर मोस्ट शेल में Fe का अपना 3 और क्लोरीन का 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 8 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब 8 से कम हो रहा है, 8 से कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये अपना खुद इलेक्ट्रॉन के कम वाला स्पीसीज है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब ये FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट इज ED है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए FeCl3 इस Cl2 का क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इसका हेक्ट्रोलाइसिस करा करके खुद उसका माइनस वाला जो होगा, क्योंकि जब Cl2 का हेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एक माइनस एक प्लस बनेगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कम वाला है, तो ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ज्यादा वाला किस पे होगा, माइनस वाले पे। तो इस तरह से FeCl क्या करेगा, Cl माइनस वाले को अटैक करके क्या बना देगा, FeCl4 माइनस बना देगा, और प्लस यहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl प्लस का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। वही यहां पे मैंने कराया है कि FeCl3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल Cl2 के ऊपर अटैक करेगा, Cl2 का हेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, और हेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद यहां से Cl प्लस के फॉर्म में एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और एक Cl जो माइनस था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ चला जाएगा, और इस तरह से यहां पे क्या बनेगा, दैट इज FeCl4 माइनस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एंड दैट्स टाइप ऑफ Cl प्लस विच इज वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। फिर से मैं एक बार और बताता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, तो FeCl3 एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज Cl2 का होमोलाइसिस ना करा करके क्या कराएगा, हेक्ट्रोलाइसिस कराएगा, एंड दैट्स क्रिएट द Cl प्लस, जिसके वजह से Cl प्लस का क्या होगा, क्रिएशन होगा। एंड Cl प्लस वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस किस तरह से काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या करेगा, काम करेगा। दैट्स मींस द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। सेकंड स्टेप में आपको पता ही है क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां होगी वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब कहता है कहां पे ज्यादा होती है, तो आपको पता है कि Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब यहाँ पे देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, अभी भी Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज कॉल्ड लोन पेयर। अब यहां देखो लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मींस क्या होगा, रेजोनेंस। यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, रेजोनेंस। और ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा होती है, ऑर्थो पे होती है और कहां पे होती है, पैरा पोजीशन पे होती है। इसका मतलब कि ये Cl प्लस ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां देखो Cl ऑर्थो पोजीशन और कहां पे अटैक किया है, पैरा पोजीशन पे क्या किया, अटैक किया है। अब देखो जब Cl ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, पेंटा वैलेंसी हो जाएगी। कहते क्यों, क्योंकि कार्बन को काउंट करो, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड, एक नीचे 2 हो गया, एक डबल बॉन्ड, तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, और एक हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 हो गया। तो कार्बन शो पेंटा वैलेंसी, लेकिन कार्बन कभी पेंटा वैलेंसी शो करता नहीं है, मींस दैट्स क्रिएट द अनस्टेबिलिटी। अब कार्बन के लिए वहां पे क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो वो क्या करेगा, अपने ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को वहां से क्या करेगा, निकालेगा। अब कहते हैं कि इसका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन हुआ, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया Cl प्लस, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या किया, अटैक किया। अब थर्ड स्टेप में चूंकि कार्बन की पेंटा वैलेंसी क्रिएट हुई है तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसलिए स्टेप थर्ड यहां पे होने जा रहा है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तीसरे स्टेप में क्या होने जा रहा है, पुराने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका क्या हो जाएगा, यहां से रिमूवल हो जाएगा। जो आपके ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उस ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का यहां से क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। जो पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे उस इलेक्ट्रोफाइल का यहां से क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। कहता है कैसे होगा, तो यहां देखो यहां पर क्या होगा, कार्बन की पेंटा वैलेंसी हो रही है तो ये क्या करेगा, सबसे जो वीक बॉन्ड है कौन सा, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर चला गया। मतलब कि H+ क्या था, पुराना वाला ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल था, जो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस तरह से यहां से H+ बाहर जाएगा और क्लोरीन का यहां से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखो वैसा ही कंडीशन पैरा पोजीशन पे भी होगा। यहां पर क्या होगा, कार्बन की फिर यहां से पेंटा वैलेंसी होगी, तो ये क्या करेगा, जो वीकर बॉन्ड होगा, सबसे जो कमजोर बॉन्ड होगा उसे क्या करेगा, तोड़ेगा। तो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन का है। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और हाइड्रोजन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में निकला, और यहां पर फिर कार्बन का जो वैलेंसी पेंटा वैलेंसी था अब यहां बच गया, क्या हो गया, टेट्रा वैलेंसी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन का एडिशन पैरा पोजीशन पे हो जाएगा और कहां पे हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा। दैट मींस द रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, नया वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या हो गया, जुड़ गया। अब देखो इस तरह से यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको तो देखना है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे भी मिल जा रहा है और पैरा पोजीशन पे अटैक तो दोनों जगह करेगा। अब बात करते हैं कि ऑर्थो जो प्रोडक्ट बनेगा मींस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, दैट इज मींस माइनर बनेगा, वो कम बनेगा, और दैट मींस 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में बनेगा, दैट मींस पैरा जो प्रोडक्ट बनेगा विच इज मेजर बनेगा। कहते हैं क्यों मेजर बनेगा, इसलिए बनता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसलिए मेजर बनता है, दैट मींस द टू बल्की ग्रुप विच आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 बल्की ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, जब 2 बल्की ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है तो स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, जगह संबंधी प्रॉब्लम कम होगी, रिपल्सन कम होगा। जब ग्रुप में रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। तो स्टेबिलिटी जब ज्यादा क्रिएट होगा दैट मींस द पैरा प्रोडक्ट विच इज क्या होगा, मेजर होगा। जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मेजर हो जाएगा, और जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा था वो ऑर्थो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कहता है क्यों माइनर हो जाएगा, इसलिए माइनर होगा क्योंकि आप ऑर्थो वाले को देखो तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, तो ऑर्थो वाले पे 2 बल्की ग्रुप आसपास में ही है, रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन होगा। जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो पता ही है स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होगा और फिर क्या होगा, कम से कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो दैट मींस ऑर्थो इज माइनर, इसलिए ऑर्थो क्या होगा, माइनर होगा, और पैरा क्या होगा, दैट मींस मेजर होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा हाउ कैन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड। सेम वैसे ही अब तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है, कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें दूसरा एप्लीकेशन हमें पढ़ना है दैट मींस ब्रोमिनेशन का। इसके लिए आप क्या करोगे, दैट वी कैन यूज दैट ब्रोमोबेंजीन। आप ब्रोमोबेंजीन लेंगे और सेम वैसे ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे,
तो FeCl3 क्लोरीनेशन के लिए, वैसे ही एनहाइड्रस FeBr3 ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मीडियम के फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर Br2 का क्या हो जाएगा, FeBr3 क्या करेगा, Br+ का फॉर्मेशन कर देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। Br+ अटैक करेगा कहां पे, तो इन केस ऑफ ऑर्थो एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ पैरा। ऑर्थो वाला वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनर होगा, मींस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माइनर होगा एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दैट मींस क्या होगा, मेजर होगा। विच इज मेजर एंड विच इज माइनर, सेम कंडीशन, दैट इज स्टेरिक हिंडन। मींस यू कैन बी क्लियर दैट अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर समझ में आ गया है तो आपको अब कोई भी एप्लीकेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एग्जांपल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको पहले मैकेनिज्म पढ़ा दिया और फिर मैं आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद से थर्ड एप्लीकेशन लेकर के आपके साथ आता हूं, दैट मींस नाइट्रेशन इन केस ऑफ हेलोएरिन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद और क्लोरीनेशन का एक एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में पहुंचे हैं, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है ना, नाइट्रेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। जब आप बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कराते हो तो इसी का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। मैंने लिखा भी है, एडिशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का क्या कराना, एडिशन कराना, ठीक है, कहाँ पे, इन द बेंजीन रिंग, ठीक है, इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन हेलोएरिन। हेलोएरिन में, ठीक है, या एराइल हैलाइड में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कराना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। ये क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कराता है। कहता है नाइट्रेशन कैसे कराएंगे, तो कहता है कि आप नाइट्रेशन कराने के लिए कोई भी आप हेलोएरिन ले सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन को नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप होता है और वहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। जनरली हम लोग क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नाइट्रेशन कराना है तो वी कैन यूज द क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप कॉन्क HNO3 के साथ कराएंगे, मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। फिर से मैं एक और बताता हूं, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हेलोएरिन में दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन होता है। कैसे कराएंगे, तो आप कोई भी हेलोएरिन यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे रिएक्शन काफी अच्छा प्रोसीड करता है, रिएक्शन का रेट वहां क्या होता है, काफी फास्ट होता है। तो हम क्या करा सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम लेंगे और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कॉन्क HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या होगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, माइनर होगा और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ये सारी कहानी आपको पता हो चुकी है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया, दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराया, तो कॉन्क HNO3 के साथ कराया। कॉन्क HNO3 क्या प्रोड्यूस करता है, NO2+। NO2+ क्या हो गया, एज इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब कहता है कि NO2+ कहाँ अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन पे और कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन से क्या निकलेगा, H+ या पैरा पोजीशन से क्या निकलेगा, H+। तो H+ और NO2 के बाद यहाँ से क्या निकला, O-। तो H+ और OH- मिलके क्या बना देंगे, H2O का फॉर्मेशन करा देंगे। और ये किसके प्रेजेंस में होगा सारा, तो कॉन्क H2SO4 यहाँ लिखना होगा, कॉन्क H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, -H2O बाहर चला जाएगा और NO2 का एडिशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा और कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। इस तरह से 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा और 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, समझ में सब आ गया। क्योंकि मैकेनिज्म समझ में आ गया तो अब क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ क्या है, ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लिया और उसका कॉन्क HNO3 के साथ कराया, NO2+ निकला। NO2+ है जो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। तो NO2 ऑर्थो पे लगा, पैरा पे लगा, ऑर्थो वाला माइनर, पैरा वाला मेजर, कहानी खत्म। लेकिन ये कब समझ में आएगा इतनी कहानियां, जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा, तब समझ में आएगा। इसलिए आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दिया है। अब आप फास्ट वे में चलें। देन आफ्टर कम्स एट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मींस एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप।
बेंजीन रिंग में सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। अब कहता है सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, HSO3। HSO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। HSO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। तो सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है, दैट मीन्स कॉल्ड द सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है, दैट मीन्स कॉल्ड द सल्फोनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। अब कहता है कि ये सल्फोनेशन होगा कैसे, तो कहता है सल्फोनेशन ऐसे होगा कि क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे, ठीक है ना। आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, और क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डायरेक्ट आप क्या करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 फिर क्या करेगा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे HSO3 का क्या कराएगा, एडिशन कराएगा। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या निकलेगा, HSO3, और HSO3 का एडिशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन। मीन्स कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन ऑर्थो और कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। अब ऑर्थो से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जो पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा विच इज कॉल्ड द 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर ऑर्थो वाला स्टेरिक इंडेंस की वजह से माइनर हो जाएगा, और पैरा वाला स्टेरिक इंडेंस नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मीन्स क्लियर है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होगा, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप मीन्स HSO3 का एडिशन होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन कराने के लिए कॉन्क HNO3 के साथ आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और आपका सल्फोनेशन कराने के लिए आप क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के साथ मींस कंसंट्रेटेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, जिससे सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन ऑर्थो और कहां पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। अब एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कहता है कि ये क्या है, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है तो क्या है। कहता है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, पहले तो अल्काइलेशन मतलब क्या होता है, तो नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ठीक है। सल्फोनेशन एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अल्काइलेशन वैसे ही एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, या फिर एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ बेंजीन इन केस ऑफ हेलोएरिन दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है, अल्काइल। बट होगा कैसे प्रोसीड, तो कहता है कि फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोसीड जब आप क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे। मींस व्हेन यू क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे, दैट मीन्स एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे होगा, और कहाँ पे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे होगा। तो अल्काइल ग्रुप का एडिशन ऑर्थो पोजीशन या फिर कहाँ पे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज द नोन एज द अल्काइलेशन। इसी का नाम क्या होता है, अल्काइलेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड के साथ कराया, तो अल्काइल ग्रुप क्या होगा, अल्काइल ग्रुप यहाँ से RCl, पता है Cl क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज, और R पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब R प्लस, यहाँ पे जो R प्लस क्रिएट हुआ है ये एज ए किस फॉर्म में काम कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस यहाँ से बाहर चला जाएगा, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, R लग जाएगा। ये R ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पोजीशन। अब यहाँ से H और Cl मिल करके यहाँ से क्या बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ से जो बाहर निकलेंगे वो क्या होंगे, HCl होंगे। और इस तरह से अल्काइल ग्रुप का एडिशन ऑर्थो और कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में हमने किसके साथ करा दिया, मिथाइल क्लोराइड के साथ। अब मिथाइल क्लोराइड का थोड़ा सा क्या करा दो, क्लीवेज करा दो, तोड़ दो। तो मिथाइल से क्या निकलेगा, CH3+ और Cl-। CH3+ क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कहाँ पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ अटैक कर सकता है, पैरा पोजीशन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ऑर्थो पोजीशन से क्या निकल जाएगा, H+ निकलेगा। H+ Cl के साथ मिलकर यहाँ से क्या बना देगा, यहाँ से HCl क्या करेगा, बाहर करेगा, और CH3 का एडिशन ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। अब ऑर्थो पे बनेगा तो 1,2
क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन होगा, पैरा पे लगेगा तो क्या होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल और क्या होगा बेंजीन होगा, जिसमें 1,2 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट है, और 1,4 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स मेजर हो जाएगा। तो दैट इज द क्लियर फॉर द फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे क्या प्रोसीड करता है, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या करता है, प्रोसीड करता है। अगला रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे प्रोसीड होता है, इसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जैसे अल्काइलेशन हुआ है वैसे ही क्या होगा, एसाइलेशन भी होगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, रिएजेंट चेंज हो जाएंगे। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ था, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। मीन्स आप एसाइलेशन का मतलब क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है, दैट इज एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, मीन्स CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप का एडिशन ही क्या कहलाता है, एसाइलेशन कहलाता है। बट कराएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि आप कोई भी क्या कर सकते हो, हेलोएरिन जनरली वही क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो आप क्या करोगे, जब आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड, जब आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हो, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होगा एसिटाइल क्लोराइड का, CH3C डबल बॉन्ड OCl, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। तो जब आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो वहां पे था सेम वही मीडियम होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, देन एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, तो क्या होगा, एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा कहाँ कहाँ पे, तो आपको पता है कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ऑर्थो या फिर कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। दैट मीन्स एडिशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो एसाइल ग्रुप का एडिशन ऑर्थो या कहाँ पे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द एसाइलेशन। और यही क्या कहलाता है, एसाइलेशन कहलाता है। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ले लिया विच इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, हमने यहाँ पे लिया। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl विच इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, हमने यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, इसी का नाम एसाइल क्लोराइड भी है, ये भी लिख लीजिए एसाइल क्लोराइड। तो क्या हो गया, अब CH3C डबल बॉन्ड OCl यहाँ से बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, तो बॉन्ड ब्रेक किया तो C और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो Cl पे क्या क्रिएट हो जाएगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Cl पे माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब CH3C प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक मार देगा कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब ओल्डर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो माइनस HCl बाहर हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड या तो ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O ऑर्थो पे अटैक कर गया और पैरा पोजीशन पे अटैक कर गया। अब ऑर्थो पे अटैक किया तो इसका नाम क्या हुआ, तो दैट इज मीन्स यहाँ से एडिशन हो गया, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया क्लोरो, सो दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरो। और इस पूरे कंपाउंड का नाम, ये पूरे कंपाउंड का नाम क्या होता है, विच इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन। इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होता है, एसीटोफिनॉन। सो द प्रोडक्ट इज दैट 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो इस तरह से यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन बनेगा, जो कि ऑर्थो होगा। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहाँ पे एडिशन होगा, 4th नंबर पे। सो दैट मीन्स 4 नंबर पे क्लोरो हो गया, ठीक है, क्योंकि मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया वो C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। तो जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड द 4 क्लोरो हो जाएगा। और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन। सो द मेजर प्रोडक्ट इज दैट 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये मेजर वो क्या हो जाएगा, माइनर। दिस इज द फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या था हमारा, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन था, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोएरिन। ये आपका पूरा एप्लीकेशन था जो आपको हेलोएरिन में आपको क्या करना था, पढ़ना था। अब देखिए कुछ दो और रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल में आपको पढ़ना है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, और कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कौन से हेलो अल्केन का कहाँ पे यूज है, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म है उसका कहाँ पे यूज है, ब्रोमोफॉर्म है उसका कहाँ यूज है, ठीक है ना, आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका कहाँ यूज है, डाइक्लोरो मीथेन है उसका कहाँ यूज है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपको जानने हैं कि अलग अलग हेलो अल्केन का यूज कहाँ पे होता है। तो मैंने सोचा था इसी वीडियो में बाइंड अप करने के लिए, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं वो आपका 2 रिएक्शन विथ मेटल और आपका एप्लीकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बना करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये कंप्लीट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम, क्योंकि अब
ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक में ही मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एप्लीकेशन मींस उसके एग्जांपल के नाम रहेंगे। तो आज का लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एप्लीकेशन कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग जुड़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल एंड दोज हेलो अल्केन विच आर यूजेस इन आवर डेली लाइफ, और वैसे हेलो अल्केन जिसका अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हम लोग और आप लोग दोनों लोग मिलकर के इस चैनल को ग्रो कर रहे हैं। हमारा ये थॉट है कि मैं हमेशा आपके साथ अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ते रहूं, ठीक है। और आप हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ये मुझे पता है, और आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगता है, इसलिए मेरे व्यू भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हमेशा आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके साथ अच्छे कंटेंट लेकर के आपके साथ जुड़ते रहूंगा, ठीक है। हम लोग अभी नए चैनल पे हैं, नए प्लेटफॉर्म पे स्टार्टिंग है, बट हम लोग का जो कंसेप्ट चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप मेरे कंटेंट को कहीं से भी कम पाते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे मैं अपना कंटेंट हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके नीट और जेईई मेंस के लेवल का हो। साथ साथ में मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बड़े बड़े किताबों के फिरा मत पढ़ें, आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। अगर आप एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी ट्रैक को पाना मुश्किल नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े जो हमारे ऑर्गेनिक के बड़े बुक हैं, जैसे ओपी टंडन को हम लोग लगते हैं फॉलो करने, या फिर अच्छी बात है कि आप ओपी टंडन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद से अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ओपी टंडन को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।